जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड हैं प्रियंका गांधी। आज ये बात साबित भी हुई। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के भाषण में दिए गए एक एक बात का जवाब भी दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे मुखातिब हैं एक ऐसे विषय पर बातचीत के लिए जो समसामयिक राजनीतिक और चुनाव से जुड़ा हुआ विषय है। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाना है और आज नरेंद्र मोदी जी की भी वहाँ पहली की वो आखिरी सभा थी और प्रियंका गांधी की 2 सभाओं में से एक सभा हो सकी। एक सभा मौसम के कारण रद्द हुई। प्रियंका गांधी ने बताया कि वो आते आते नरेंद्र मोदी जी की का भाषण भी सुन रही थी और नरेंद्र मोदी ने जो जम्मू में भाषण दिया उसमें 45 मिनट के भाषण में 20 मिनट गांधी परिवार को कोसने में बिताया, उनको बुरा भला कहने में बिताया। अब प्रियंका गांधी ने उपस्थित लोगों से पूछा कि आप ही बताइए कि मैं अगर अपने भाषण में उसी अनुपात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोलना शुरू कर दूं तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नेता से जनता क्या उम्मीद रखती है कि वो सच्ची बात बोले, जनता के हित की बात बोले, भरोसे की बात बोले। लेकिन आज नरेंद्र मोदी में वो बात दिखती ही नहीं है। वो केवल झूठ बोलते हैं, गुमराह करने वाली बात बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपना काम नहीं बताते हैं। क्षमा कीजिए। ये सारी बातें वो कह रही थी। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया। बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी जी ने तो आलोचनाओं का पहलू पकड़ा, लेकिन प्रियंका गांधी ने आलोचना का जवाब देने के साथ साथ जनता को से अपने वादों को भी दोहराया, कुछ इल्जाम भी लगाए। इन सभी बातों को हम आपसे जिक्र करते हुए ये बता रहे हैं कि जम्मू में प्रियंका गांधी की मौजूदगी के क्या मायने हैं। उनको सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि हमने आज देखा कि नरेंद्र मोदी जी की सभा में अच्छी खासी भीड़ थी और उनके नरेंद्र मोदी के भाषण में एक कॉन्फिडेंस भी हमें दिख रहा था, जो कि हरियाणा में नहीं दिखा, दूसरे इससे पहले की सभाओं में नहीं दिखा। लेकिन आज जम्मू में नरेंद्र मोदी थोड़ा उत्साह में दिख रहे थे और बहुत मजे ले लेकर आरोप लगा रहे थे पिछली सरकारों पर। प्रियंका गांधी ने जो कहा, अगर वादा कि हम जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं, पेपर लीक जिससे नौजवान परेशान हैं उसको रोकना चाहते हैं और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जो जम्मू में 1 लाख पद खाली हैं उसको हम भरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को हम 3,500 रुपए हर महीने देना चाहते हैं। वो बोल रही थी कि घर की महिला मुखिया को हम 3,000 रुपए महीना देना चाहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के 25 लाख का वादा भी वो कर रही थी। स्मार्ट मीटर पर उन्होंने खास तौर से फोकस किया और लोग परेशान है स्मार्ट मीटर में। कई ज्यादा गुना बिल आ रहे हैं, जितना बिल है उससे ज्यादा। तो प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो स्मार्ट मीटर पर रोक लग जाएगी। ये वादा उन्होंने किया है और गरीबों और किसानों को जमीन से बेदखल नहीं होने देंगे, ये प्रियंका गांधी ने कहा। और कई मुद्दे उठाए जो राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और स्थानीय महत्व के भी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सेंटर में दिल्ली की सरकार
अडानी अंबानी को खुश करने के लिए उनको केवल फायदा पहुंचा रही है, उनके कारोबार को देख रही है और आम कारोबारियों को नहीं देख रही है। वैसे ही जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, एलजी भी अपने अपने लोगों को बुला करके, रिश्तेदार नातेदार जानने वाले पहचानने वाले, उनको काम दे रहे हैं और स्थानीय लोगों को जो काम मिलना चाहिए वो काम नहीं मिल रहा है। ठेके भी बाहर के लोग ले रहे हैं। ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने जब कह रही थी तो वहां के लोग उत्साहित होकर के उनकी बात की तस्दीक कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे जनता की बात ही वो बोल रही हो। हमने ये भी देखा कि प्रियंका गांधी ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूटने का काम किया गया है। जो भी नीतियां बन रही हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए नहीं बन रही हैं, बल्कि उससे भ्रष्टाचार करने के लिए और चंद कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो नीतियां बन रही हैं। स्टेटहुड का वादा करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे और इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह जी को भी कोट किया कि अमित शाह कहते हैं कि हम लौटा देंगे आपका, आप हमें हमारी पार्टी को जिताएंगे तब हम आपको स्टेटहुड वापस कर देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कौन सी बात हुई कि आप हमारी घर से चोरी कर लीजिए और फिर बाद में बोलिए कि हमको कुछ उससे पैसे दीजिए, कुछ बदले में दीजिए तो हम चोरी का पैसा चीज वापस कर देंगे। स्टेटहुड छीना आपने है तो आप वापस करने का वादा जो कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं? वापस क्या करेंगे? आप तो छीनने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो स्टेटहुड वापस देने का वादा करती है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। और प्रियंका गांधी ने कहा कि ओबीसी को संविधान के हिसाब से उनका हक देने का भी वादा कांग्रेस पार्टी करती है। इसके अलावा कश्मीरी जो पंडित हैं उनके पुनर्वास के मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार की पुनर्वास नीति को वो फिर से बहाल करेंगे ताकि पुनर्वास किया जा सके जो विस्थापित हैं। कर्नाटक, आज नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश का नाम लेकर के हमला किया कि हिमाचल प्रदेश में सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। इसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोग मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए, आप लोग खुद से जांच करिए। कर्नाटक में, तेलंगाना में और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में भी जहां कुछ दिक्कतें हैं, इस बात को उन्होंने माना और क्यों है वो भी बताया, उस पर हम आते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि इन राज्यों में आप जाकर देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों के लिए किस तरीके से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के बारे में प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ जो प्राकृतिक आपदा हुआ उस प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की, बिल्कुल मदद नहीं की, हाथ खींच लिए, कोई पैकेज तक नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने अपने दम पर प्राकृतिक आपदा से निपटने का काम किया। इसके कारण थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन जनता के प्रति प्रतिबद्धता के ख्याल से हिमाचल प्रदेश आज भी अपने काम पर, अपने मोर्चे पर, अपने वादे पर, दावे पर कायम है। हिमाचल में आपदा के समय केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, ये बात प्रियंका गांधी ने बार बार कही। उन्होंने कहा कि इस देश में गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने कहा कि चंद लोगों को, कारोबारियों को काम मिल रहा है, जो बाहर के लोग हैं उनको ज्यादा काम मिल रहा है और स्थानीय लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। ये प्रियंका गांधी ने कहा कि इससे हम क्या बताएंगे, हमसे ज्यादा तो आप लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं। छोटे कारोबारियों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, यहां तक कि नौकरी का हक नौजवानों का जो है वो मिलना चाहिए। नौजवानों को नौकरी का हक देने की बात कही है, एक बड़ी बात है। अगर नौकरी को हक बना दिया जाए, अधिकार बना दिया जाए
तो नौजवानों के तो दिन फिर जाएंगे। संभवतः जो रोज बेरोजगारी भत्ता देने की बात है वो इसी सिद्धांत से प्रेरित है। पेपर घोटाले का जिक्र भी प्रियंका गांधी ने किया, हम पहले बता चुके हैं कि नौकरी, ये बहुत गंभीर बात सामाजिक रूप से प्रियंका गांधी ने कही कि नौकरी नहीं होने के कारण बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। अब नौकरी है ही नहीं तो वो परिवार कैसे चलाएगा, और बेटी अब एक बेरोजगार के हाथ में उसका पिता कैसे दे सकता है। ये बातें भी प्रियंका गांधी ने कही, और ये जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि पिछले 10 साल से युवाओं को निराश होना पड़ा है, उन्हें रोजगार नहीं मिले। जितनी भी पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में बन रही हैं वो बाहर के लोगों के लिए बन रही हैं जो लूट खसोट कर सके। इस बात को भी प्रियंका गांधी ने बताया कि ठेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं और बाहर के की कंपनियों को काम दिए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों की पूरी उपेक्षा हो रही है, और जो लोग कारोबार स्थानीय लोग कर भी रहे हैं उनको भरोसा नहीं रहता कि उनका कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसी नीतियां बना दी गई हैं, जीएसटी जैसी नीतियों का वो जिक्र कर रही थी, हालांकि खोलकर नहीं कहा लेकिन परोक्ष रूप से कहा कि कारोबार चलने का भरोसा नहीं है कारोबारियों में, और इसके पीछे सरकार की नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी को तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं दिल्ली में, और एलजी अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। स्कैम का खुलासा की बात की उन्होंने कि जो अफसर किसी घोटाले का खुलासा करता है तो उसको उसकी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत किया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में उल्टा होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये बात प्रियंका गांधी ने कही और कहा कि सरकार को कुछ भी कहो वो अपनी गलती मानती ही नहीं है। सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और लगातार जन विरोधी फैसले लेती चली जाती है। नौजवानों पर रोजगार की चर्चा करते हुए नौजवानों के लिए प्रियंका गांधी बोल रही थी कि आर्मी में रोजगार का मौका खत्म हुआ है, सेना में रोजगार का मौका खत्म हुआ है, और जो छोटे कारोबार ही हैं, छोटे कारोबार ही रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा जहां पर रोजगार मिलते हैं एमएसएमई है, और वैसे छोटे कारोबार को तबाह कर दिया गया है। एक तो छोटे कारोबार से नौकरियां मिलनी बंद हुई, आर्मी में नौकरियां मिलनी बंद हुई, अपने दम पर कारोबार करने की शक्ति चली गई, जीएसटी जैसे कानून आए, फिर पूरे प्रदेश से उसका हक छीना गया, बाहर से लोग कारोबारी आने लगे और स्थानीय लोगों को और भी कारोबार करना और रोजगार करना मुश्किल हो गया, नौकरी करना भी मुश्किल हो गया। इन बातों पर प्रियंका गांधी फोकस कर रही थी, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको प्रियंका गांधी के उस वक्तव्य को सुनाएं, बताएं जो वो थोड़ी देर पहले जम्मू में दे रही थी। हम चाहते हैं कि वो की सिक्योरिटी की कोई पाबंदी थी तो मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूं। खास तौर से मेरी बहनें, आपको आपका घर पे भी काम होगा, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक जुड़ाव होता है राजनीतिक, एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो अपनी जमीन से होता है, जहां अपने परिवार के पुश्तों की पैदाइश है, वो एक अलग बात होती है। वो एक लगाव होता है जो शायद लफ्जों में बताया भी नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर से मेरे परिवार के सदस्यों का यही जुड़ाव है, यही लगाव है। मैं यहाँ आती हूँ तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती हैं। काफी बार मैं देखती हूँ, गाड़ी से देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कहती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरी बहन है। तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से
4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे, मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं, पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए, 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है, तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी जी पर्सनल कनेक्ट बता रही थी, कर रही थी। अभी मैं कहता हूं, बताता हूं, ये पर्सनल कनेक्ट बताने का, जताने का जो तरीका है, और इन्हीं सब कारणों से हम कहते हैं कि जम्मू में कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड है प्रियंका गांधी। ये जो पर्सनल कनेक्ट बताने का तरीका है कि तब मैं 12 साल की थी, इंदिरा दादी ने अचानक कहा कि कश्मीर चलना है, और हम सब तैयार हो गए, खुश हो गए, और हम आए, फला मंदिर में गए, फला पुजारी थे, और इस कनेक्ट को बताते हुए वो बताती हैं कि 4-5 दिन बाद उनकी दादी की हत्या हो गई। तो ये एक कनेक्ट बताती है। प्रियंका गांधी बताती कि मैं जब यहाँ चलती हूं तो मुझे अपने चेहरे जैसे महिलाएं यहाँ की दिखती हैं, और लगता है कि ये मेरी बहन है। वो बिना बोले बताती हैं कि पंडित नेहरू कश्मीरी पंडित थे, मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, और उनके पूर्वज इसी मिट्टी के थे, और मैं यहाँ की जैसी दिखती हूं। ये कनेक्ट वो बताती है, और ये चीज किसी और नेता के पास नहीं है। न तो ये बातचीत करने की शैली है, न तो ये इतिहास है, न तो इस तरह से पेश करने की क्षमता है। ये सारी बातें हैं जो प्रियंका गांधी को यूनिक बनाती है। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो भाषण दिया, भीड़ उनमें भी थी, भीड़ इनमें भी थी, लेकिन भीड़ को जिस तरीके से इंटरटेन किया, पॉजिटिव बातों को लेकर के उनके दुख के तार को छेड़ा, और उम्मीद जताई कि कांग्रेस आएगी तो हम ये दुख दूर कर देंगे, और ये बताया कि इस दुख का कारण राजनीतिक सत्ता है जिसने आपसे आपका स्टेटहुड छीना है, जो कुछ अमीरों के लिए काम करते हैं और उस वजह से बेरोजगारी की समस्या को जानबूझकर पैदा करते हैं। पर एक कहानी के तौर पर एक बात का दूसरे बात से संबंध जोड़ते हुए, उसमें अपना भावनात्मक रिश्ता बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की भी आलोचना करती हैं, नरेंद्र मोदी के शासनकाल की आलोचना करती हैं, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं उसका भी जिक्र करके, कांग्रेस नहीं, गांधी परिवार पर हाथ पीछे पड़े रहते हैं उसका भी जिक्र करके वो कहती हैं कि ये जिम्मेदार नेता का काम नहीं है, एक प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि 45 मिनट में 20 मिनट वो गांधी परिवार पर, उसकी आलोचना पर समय दे। ये जनता का वक्त बर्बाद करना है, ये बात प्रियंका गांधी कहती है। और पूरी जो फिजा है जम्मू कश्मीर की फिजा, वहां पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी की धमक जो है दूर तक सुनाई देती है। लोग इंतजार करते रहे कि प्रियंका गांधी आएंगी, उनसे उनके भाषण सुनेंगे, और निश्चित रूप से जो लोग वहां मौजूद थे, जो आए, वो तो सुने ही, लेकिन अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से प्रियंका गांधी की जो आवाज है, जो बात है, जो संदेश है, वो संदेश आम लोगों तक पहुंचने जा रहा है। अब ये संदेश, चूंकि पॉजिटिव संदेश तो मोदी जी का भी पहुंचता है,
ऐसा नहीं है कि उनके लोग नहीं है, उनके समर्थक नहीं है, उनके पास सरकारी मिशनरियां भी है, अखबार भी वही छापते हैं, गोदी मीडिया भी उनको दिखाता है, सारी चीजें हैं उनके पास, लोग तक उनकी बात तो पहुंच रही है। लेकिन मोदी जी की बात बाउंस बैक कर रही है, अब वो प्रभाव नहीं छोड़ रही है, क्योंकि वो अपना काम बता नहीं पा रहे हैं। और इसी बात को जनता ने पकड़ा है, समझा है, और अब प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इनकी बात को लोग गंभीरता से सुनने लगे हैं। महिला होने के कारण और युवाओं को अपने से जोड़कर संदेश देने की क्षमता के कारण प्रियंका गांधी लगातार उनकी मांग बनी हुई है, उनकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। और जम्मू में वो पहली बार नहीं गई है, पहले भी जाती रही, लेकिन इस चुनाव के समय में, हालिया समय में देखा जाए तो पहली बार गई। और जम्मू के साथ उन्होंने पुराना रिश्ता, पुराना नाता, अपने परिवार का रिश्ता, पुरखों का रिश्ता, सब कुछ बता दिया, और बहुत शालीन ढंग से बता दिया, बिना किसी चीज का बहुत ज्यादा उल्लेख करते हुए एक छोटी सी घटना के माध्यम से बता दिया। ये कला है प्रियंका गांधी में। और हम चाहते हैं कि आपको और थोड़ी प्रियंका गांधी की बात जो है हम सुनाएं, और वो बहुत जरूरी लगता है। मैं आपको जरूरी बात सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास, और वो बात है जैसे जीवन की होती है। एक समय में मेरी बहनें यहाँ बुजुर्ग बैठी हैं, वो रोटरी वाले टेलीफोन होते थे, आपको याद है, यूं घुमा के फोन करना पड़ता था। जम्मू से दिल्ली फोन करना पड़ता था तो बुकिंग करनी पड़ती थी, 2-3 हफ्तों बाद ट्रंक कॉल लगता था। आज सबके पास स्मार्टफोन है। परिवर्तन होता है, विकास होता है, रेलवे स्टेशन में सुधार होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया। ठोस बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे मन में ये बात आई कि जो ठोस बात है, जो जम्मू और कश्मीर की जनता के हृदय की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे? वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था, और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से, अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज्य में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा। वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहाँ तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को, और हम ये बात क्यों सुना रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण बात थी ये जो हमने आपको सुनाई, कि नरेंद्र मोदी जम्मू में जाकर कहते हैं कि हमने सुरंग बना दी, हमने वहां पर ट्रेन शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी कहती हैं ये ट्रेन शुरू कर देना और छोटी मोटी बातें करना, ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री जी को बड़ी बातें करनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर से उसका स्टेटहुड छीना है, वोट देने का अधिकार 10 साल तक मुलतवी रखा है। 10 साल तक जम्मू कश्मीर के लोग वोट नहीं दे पाए।
सरकार से दूर रहे 5 साल से, तो ये बड़ी चीजें होती हैं। इसके सामने एक मेट्रो ट्रेन चला दीजिए या कोई रेल चला दीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों पर बेरोजगारी थोपी है, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों पर असुरक्षा थोपी है, हिंसा का माहौल थोपा है, डर थोपा है। ये सारी चीजें जो है जब प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पर कह रही थी कि छोटी छोटी बातों का आप उल्लेख करते हैं, लेकिन बड़ी बातें आप मिस कर जाते हैं, नहीं बोलते हैं, जानबूझकर नहीं बोलते हैं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम अपने दर्शकों की भी करना चाहते हैं, जो लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं और इंतजार किया है आज पूरे प्रोग्राम का, प्रियंका गांधी की रैली का, हमारे प्रोग्राम का। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं, मोदी जनरेट सच आइडिया एवरीवेयर where locals are deprived of activities in their area, thus increasing unemployment for skilled youth। आप वही का बात कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी, जो प्रियंका गांधी कह रही थी। सीताराम येचुरी जी को याद करते हुए गोमन सिंह राजपूत जी, अब मैं राजा जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। चुनाव आयोग शायरी नहीं बोला। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मोदीज गवर्नमेंट कॉल आउट attitude towards citizens apathy under devastated conditions। जम्मू कश्मीर से बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता जहां पर के जनता जो तकलीफ झेल रही है वो उसको बताया जा सके, दिखाया जा सके, और ये सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। रवि दत्त शर्मा जी लिख रहे हैं, देखिए भारत की जनता राहुल गांधी को अपना पीएम मान चुकी है, कोई कुछ कहे। मैंने देखिए भारत की जनता ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। राजा जी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी इज जीनियस। रवि धकाड़िया जी कह रहे हैं, राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम, दोनों लोग कर लो, नोट कर लो, ऐसा करना चाहते होंगे, वो लिखना चाह रहे थे। डॉक्टर मकबूल अहमद लिखे, रिगार्ड्स फॉर प्रियंका जी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। श्याम जोशी जी लिख रहे हैं, ऑलवेज लव विद इंडियन कांग्रेस। ऐसा लगा इंदिरा बोल रही हैं, इंदिरा का शरीर नष्ट हुआ लेकिन रूह जिंदा है। कल्याण जी बोल रहे थे। और मकबूल अहमद लिखते हैं, कांग्रेस ओनली हैव कैपेबिलिटी टू सर्व पीपल ऑफ इंडिया, दिस फैमिली हैज सैक्रिफाइस्ड ब्लड फॉर इंडिया। और वेरी गुड सर लिख रहे हैं नसीमुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत आभार। कांग्रेस विल बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र। और सैयद मोहम्मद लिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ आ रही है। सुहास कदम डन लिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, गिरजा प्रसाद सिंह लिख रहे हैं, जम्मू वासियों के दिल प्रियंका गांधी ने जीत लिया है, 5 घंटे तक पब्लिक इंतजार करती रही, प्रियंका गांधी जम्मू वासियों के दिल में बस चुकी हैं। और रतन लाल जी लिख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवा शक्ति, मातृशक्ति और किसानों को अपनी स्पष्ट वाणी और व्यवहार से प्रभावित करने में कामयाब हो रही हैं, जनता से भावनात्मक जुड़ाव करती हैं, यही कारण है कि इसका भाषण अच्छा लगता है। अशोक कुमार अहिरवाल जी लिख रहे हैं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। नियाज अहमद जी जय कांग्रेस लिख रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, ऑल द लोकल्स ऑफ जम्मू कश्मीर मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्टेटहुड इज स्नैच्ड टू ग्रैब देयर लैंड्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ A1 एंड A2। बहुत बड़ी बात, और प्रियंका गांधी से इस बात को मैं कनेक्ट भी करता हूं। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि आपकी जमीन हम खोने नहीं देंगे जब कांग्रेस की सरकार आएगी। और जम्मू कश्मीर में जो लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि इस स्टेटहुड को छीना ही इसलिए गया है कि यहाँ आम लोगों की जमीनें छीनी जा सके और A1 और A2 को, यानी अंबानी अडानी को या ऐसे उद्योगपतियों को दी जा सके। ये सारी बातें हैं और आप ये समझिए, आम जनता को ये समझ में आना चाहिए, और आ भी रहा है कि चलिए धारा 370 का प्रभाव कम कर दिया, 35(1) खत्म कर दिया, लेकिन स्टेटहुड क्यों छीना? एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया? इसके पीछे के कारण में हम जाते हैं तो यही कारण नजर आता है कि केंद्र की जो सरकार है वो सरकार वास्तव में अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। जमीन पर उनकी लालची नजर है। सरकार का सारा
जो कामकाज है वो उद्योगपतियों के लिए करना चाहती है, एक एक सरकार को अपने ग्रिप में करना चाहती है, और इसीलिए ये स्टेटहुड छीनने का प्रयास हुआ। हमारे गिरिजा प्रसाद जी लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जनता से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हैं। मैं बहुत सही बात आप कह रहे हैं। जब थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था कि प्रियंका गांधी बोलती हैं कि यहाँ की महिलाएं मेरे जैसी हैं, दिखने में मेरे जैसे लगती हैं, और कई मुझे तो लगता है जैसे ये मेरी बहन हो। अब इस बोलचाल में अपने पूर्वजों की मिट्टी जम्मू कश्मीर में है, ये बात बिना बोले हुए कह देती है प्रियंका, बहुत सादगी के साथ। ये कनेक्ट है। नॉन स्टेप लिख रहे हैं, कैन वी गेट बैक आवर आर्टिकल, कि क्या हमारा आर्टिकल वापस मिल सकता है। देखिए, ये जो चीज है, संसद ने अनुच्छेद 370 और 35A देश के संविधान में सरकार ने संसद में जोड़ा था, और संसद ने ही इसको खत्म भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज ठहराया। किसी ने इस पर जो भी आपत्ति की, उस आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। तो अब इसको वापस लेने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल हो गई है। एक तो राजनीति, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ये सूट नहीं करता कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 को बहाल करने जैसा पहल कोई केंद्र में बैठी सरकार करे, और अगर किसी तरीके से करती भी है तो बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। इसलिए अब केवल स्टेटहुड की बात ही कांग्रेस कर रही है। बीजेपी तो बार बार बुलवाना चाहती है कि कांग्रेस बोले कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि 370 हम वापस करेंगे, क्या कांग्रेस उसके पक्ष में है, क्या कांग्रेस उसके साथ है। कांग्रेस अगर पक्ष में है बोले तो राजनीतिक रूप से उसका जम्मू कश्मीर के बाहर नुकसान होता है। कांग्रेस अगर बोले कि हम पक्ष में नहीं है तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में तत्काल उनको इसी उत्तर की अपेक्षा है कि जम्मू इस बात से पल्ला झाड़े और गठबंधन के बीच दरार को दिखाएं कि एनसी कुछ बोलती है, कांग्रेस कुछ बोलती है। इसी कारण से कांग्रेस ने चुप रहने का फैसला किया है, और मुझे लगता है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड वापस दिलाने पर फोकस कर रही है। ये आपके प्रश्न का पूरी तरह से जवाब था। आज भी जो भी भाषण प्रियंका ने दिया वो सभी जनता के मुद्दे हैं, बिल्कुल वही बात। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये जनता के मुद्दे पर अपने आप को फोकस कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी का भाषण ले लीजिए, अमित शाह का भाषण ले लीजिए, वो केवल और केवल राहुल बाबा एमएसपी का फुल फॉर्म बता दो, या फिर कांग्रेस ने ऐसे लूटा, कांग्रेस ने वैसे लूटा। अरे कांग्रेस ने लूटा तो जब लूटा तब लूटा, आपकी बात सही भी मान ले तब। सरकार भी जनता ने बदली, आपकी बात सही भी मान ले तब। आपने 10 साल के शासनकाल में नहीं लूटा, ये तो बता दीजिए। आपने 10 साल के शासन में अंबानी अडानी सबको बेपनाह दौलत से भर दिया और गरीबों की थाली छीन ली, ये तो बता दीजिए। आपने रोजगार के अवसर छीन लिए, बेरोजगार परेशान है, ये तो बता दीजिए। आपने पूरे देश को हिंदू मुस्लिम करके रख दिया, बुलडोजर करके रख दिया, मणिपुर मैतेई कोकी करके रख दिया, जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा छीन लिया, हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों का बहुत बुरा हाल है, जीना दुश्वार है। ये सारी स्थितियां पैदा कर दी। आपके समय में लंबा किसान आंदोलन, दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन हुआ। किसान मरते रहे, आप मौज लेते रहे। महिला पहलवानों ने जो देश के लिए खेलती रही, उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए। आपने आरोप जिस पर लगा उसी के साथ आप जाकर खड़े हो गए। आपने पूरे शासनकाल में 10 सरकारें गिराई, एमएलए खरीदे, एमपीज खरीदे, लोकतंत्र का गला घोंटा। आपने चुन कर विपक्ष के नेताओं को लोभ देकर के अपने साथ किया, सीबीआई, ईडी, आईटी भेजकर उनको अपने साथ किया। ये तमाम चीजें कौन बोलेगा भाई? अरे एक बार तो कबूल कर लीजिए। जिसको आप बोलते थे कि 70,000 करोड़ के घोटाले में अजित पवार फंसा है, उसको जेल भेजकर छोड़ूंगा,
5 दिन के बाद में उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। थोड़ी सी तो लाज शर्म होनी चाहिए। यही बात तो अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे। तो इन सारी बातों पर कोई नहीं, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने जो किया उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके आपने जन विरोधी फैसले किए और अब उसका जवाब देने का वक्त है और इस चीज से आप बच नहीं सकते। जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो जनता आपको चुनाव में खारिज भी करेगी। अब जो भी भाषण प्रियंका ने दिया वो सभी जनता के मुद्दे हैं। आगे लिख रहे हैं राहुल गांधी जनता से कनेक्टेड है, जनता उनको लाइक कर रही है। गिरजा प्रसाद जी लिख रहे हैं अमित शाह में दम हो तो राहुल गांधी से आमने सामने डिबेट कर ले, औकात शाह को मालूम हो जाएगी। और सैफुल इस्लाम लिख रहे हैं बीजेपी हटाओ देश बचाओ। और अभी हमने पढ़ा रवि दखाड़िया जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जनता से कनेक्टेड है, जनता उनको लाइक कर रही है। ये सारी चीजें हैं और कांग्रेस की ट्रम्प कार्ड साबित हो रही हैं। ये चुनाव नतीजे बताएंगे। प्रियंका गांधी की एक सभा नरेंद्र मोदी की 3 सभाओं पर भारी है। नरेंद्र मोदी जी ने सभा से किसी को प्रेरित नहीं किया है, खिन्न किया है कि ये तो लेकर के गांधी परिवार के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना ही इनका काम है। और हरियाणा में आते हैं तो दलाल और दामाद बोलते हैं। 10 साल से शासन में है, एक बार और जीत जाओगे तो क्या फिर अगली बार दलाल और दामाद नहीं बोलोगे क्या? भाई 2 बार जीत गए दलाल और दामाद बोल के, अब तीसरी बार भी उसी नाम पर आपको सत्ता में लाया जाए। 10 साल में आपने क्यों नहीं दामाद को अंदर कर दिया, क्यों नहीं दलाल को पकड़ लिया? वो काम क्या चुनाव में वोट मांगने के लिए रखा हुआ है? इसी तरीके से जनता आपकी झूठी बातों को समझ रही है और प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने जनता से जो कनेक्ट बनाया है तो आपका कोई भी इस तरीके की बात स्थापित नहीं हो पा रही है, वो चल नहीं पा रही है, वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। यही इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट है। चुनाव का ये टर्निंग पॉइंट है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं, अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो बाउंस बैक हो रहा है और प्रियंका गांधी राहुल गांधी ये लोग जो बोल रहे हैं ये बाउंस बैक नहीं हो रहा है, दिल की गहराइयों में उतर रहा है। ये इतना बड़ा फर्क है कि इसने पूरे चुनाव को उलट दिया है। आप देख लीजिएगा, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आएंगे, रहने दीजिए वो बेईमानी और ये और वो, जनता एक तरफा इतने बड़े बहुमत से फैसला करेगी कि वो बेईमानी धरे के धरे रह जाएंगे और नतीजा बीजेपी सरकार के बीजेपी के लिए प्रिय नहीं रहने वाले हैं, अप्रिय रहने वाले हैं। उनको खट्टे लगेंगे नतीजे। और उसी तरीके से हरियाणा में भी होने वाला है। हरियाणा में भी जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का ठान चुकी है। देखना यही है कि कितनी बड़ा क्लीन स्वीप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में होता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस इसलिए नहीं क्योंकि एनसीबी है, इंडिया गठबंधन है, और हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस है। तो कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितनी बड़ी स्वीप होती है ये देखना है। वैसे जम्मू कश्मीर के बारे में मेरा जो अपना आकलन है उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि कहीं बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी ना हो जाए। आप चौंकिएगा नहीं, बीजेपी, एमसी, कांग्रेस और इसके बाद कहीं पीडीपी से भी कम फिगर उसको ना आ जाए, इसका खतरा बीजेपी पर मंडरा रहा है। क्योंकि जम्मू में भी बीजेपी करारी हार हारने जा रही है और कश्मीर में तो उसका खाता ही नहीं खुलना है। तो इस तरीके से ये चुनाव अपनी गति को आगे बढ़ रहा है और अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। 1-2 दिन और ये उबाल रहेगा। जम्मू कश्मीर में तो 1 अक्टूबर को चुनाव है, 29 को यानी कल आखिरी दिन चुनाव की तारीख रहेगी। कल मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होगी। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि आज हमारी जम्मू कश्मीर में इस चुनाव से पहले की आखिरी सभा है। इसके बाद सबका फोकस हरियाणा की तरफ होगा। हरियाणा जहां 5 तारीख को चुनाव है, 3 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार होगा और राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो वहां कैंप करेंगे, 4 दिन कैंप करेंगे। प्रियंका गांधी भी रहेंगी। प्रियंका गांधी, विनेश फोगाट, राहुल गांधी, बजरंग पुनिया, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये सारे नेतागण और इधर चौधरी बीरेंद्र सिंह वगैरह भी जो नेता साथ सब हैं, कद्दावर नेता, उन सब की बैटरी जो है चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर,
सैनी जी मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और देश भर के जो भी मुख्यमंत्री हो सब वहां झोंके हुए हैं ताकत, लेकिन किसी की सभा में उनकी भीड़ नहीं आ रही है। यही चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, प्रदीप भांबू जी लिख रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस 60 सीट जीतने जा रही है। प्रदीप भांबू जी का आमतौर पर आकलन सही रहता है, इनके पास सूचनाएं रहती हैं और ये फील्ड में भी जाते रहते हैं। तो प्रदीप भांबू जी, हमें भी लगता है, क्योंकि आज की तारीख में लोग मान के चल रहे हैं कि 50 सीट पास में है और बहुत सारी सीटों पर टक्कर है, थोड़ा सा लोग स्पेस लेके चल रहे हैं। अगर वो सीट को आती है तो 60 हो सकती है। और राहुल गांधी जी से मिलने का सपना है और मुझे विश्वास है एक दिन जरूर मिलेंगे। मैं एमपी से हूं। देखिए, सपने को साकार करने के लिए प्रयास करने की जरूरत होती है, वरना सपना सपना ही रह जाता है। आप कोशिश करेंगे जरूर मिलेंगे। आप सब कुछ छोड़कर आ जाइए राहुल गांधी के पास में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उनके घर के सामने बैठे रहिए कि मिलके ही जाना है। तो जब आप ठान लेंगे तो एक दिन राहुल गांधी मिल ही लेंगे। राहुल गांधी क्या कोई भी मिल लेगा, बस आपको ठानने की जरूरत है। तो इसमें जब आप मन में ठान लेते हैं कोई भी, तो वो चीज होकर रहती है। तो इस तरीके से आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में इंतजार किया, इस चर्चा के लिए लंबे समय तक इंतजार किया। हम समय भी बढ़ाते रहे, चूंकि विषय प्रियंका गांधी थी और प्रियंका गांधी की सभा का हम भी इंतजार कर रहे थे कि वो क्या बोलती है, सुन लें। हमने नरेंद्र मोदी की सभाएं भी सुनी और उस हिसाब से हमने एक कंपैरिजन, एक आकलन, एक उसके मतलब, मायने और प्रियंका गांधी का ट्रम्प कार्ड के रूप में उभरते रहने को आपके सामने रखा। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।